दोस्त, आपको नलिनी अकाडमी पे हार्दिक हार्दिक स्वागत है। नलिनी अकाडमी शिक्षा मंत्र पे आज चलिए शुरू करने जा रहे हैं आपको प्रैक्टिस सेट 10 और कंटिन्यू रहेगा। वीकली आपको जाना जाएगा 5 सेट और है। आज 10 से जोड़ के 5 सेट और है, 15 सेट है प्रैक्टिस सेट। फिर खान सर का प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएगा, तो तैयार हो जाइए और फटाफट आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब वाला कीजिए और थोड़ा सा फुल वॉचिंग कीजिए और थोड़े और ज़्यादा लोग आ जाइए। जितने सब्सक्राइबर है उतने वॉचिंग नहीं हो पा रहा है, तो करिए ज़रूर। तो इसमें ज़्यादातर मैं करूँगा कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, इसमें डिटेल नहीं, आपको पीडीएफ दे दूंगा, उसमें डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। और जो जिसमें छोटा छोटा मैं तो करवा ही रहा हूँ, तो उसमें इंपॉर्टेंट है तो करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था, बताइएगा। परिसीमन आयोग का गठन जो है कब किया गया था, ये बताइएगा। पहला प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा 1952। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है 1952। याद रखिएगा ये पहली बार गठन किया गया था 1952 में। इसका मुख्य कार्य जो था जनगणना के समय जो है जनगणना से संबंधित था। जनगणना के समय जो है लोकसभा एवं विधानसभा के क्षेत्रों का जो आकलन करना था इसी के तहत होता था, याद रखिएगा, इसीलिए बना था, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगा। चलिएगा, एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था, बताइएगा। सर्वप्रथम किया गया था, तो एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, किसके तहत किया गया था, बताएंगे। तो दूसरा प्रश्न का जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी क्रिप्स मिशन दिया उन्होंने सही दिया। अब बात है कि क्रिप्स मिशन कब आया था, तो याद रखिए 1942 में। इसी जब आया था तो भारत, फिर 1942 में एक और आया था, भारत छोड़ो आंदोलन, ये याद रखिएगा। तो क्रिप्स मिशन कब आया, तो याद रखिएगा 1942 ईस्वी में आया था, याद रखेंगे। ये आया था, जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त होने के पश्चात आया था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। तीसरा प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य बना। देखिए 73वें संविधान संशोधन की बात करें तो जैसे ही 73वें संविधान संशोधन की बात हो तो 1993 याद रखते हैं। पंचायती राज्य 73वें संविधान संशोधन के तहत आता है 1993 में, याद रखेंगे 1993 के तहत। इसलिए पंचायती राज हम लोग 24 अप्रैल को मनाते हैं, ये तो पता है आपको, है ना। तो ये बताइएगा कि किसने सबसे पहले अपनाया। डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए, घुमाया कहाँ है क्वेश्चन, ये देखिए जो मैं बोल रहा हूँ बस नोटिस कीजिए। 73वें संविधान संशोधन कर दिया। अब बात बता दीजिए कि पंचायती राज अगर जो नहीं पढ़ा होगा वो तो गलत कर देगा। अब यही सवाल है कि 73वें संविधान संशोधन कहाँ हुआ था पंचायती राज सबसे पहले। राजस्थान अपनाया था। कौन अपनाया था, राजस्थान अपनाया था ना, ठीक है। अब बात है यहाँ की पहली बार अभिपालन करने वाला राज्य है। अभिपालन मतलब पालन जो किया था वो कौन सा राज्य है, तो आप जान लीजिए वो था मध्य प्रदेश। कौन था, मध्य प्रदेश, समझ गए। अब यहाँ तो आप राजस्थान आंध्र प्रदेश लगा देते, लेकिन पहले अपनाया था आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे अपनाया था अभी मतलब पहले पे राजस्थान और दूसरे पे आंध्र प्रदेश अपनाया था, एक तरह से यही कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अभिपालन करने वाला पहला राज्य बना था 73वां जो संविधान संशोधन है उसका मध्य प्रदेश किया था, याद रखिएगा। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलें। और ये याद रखिएगा एक साल बाद किया था 1994 में, मतलब 1994 मतलब 93 से 94 में किया था, याद रखिएगा। चुनाव करवाया था, याद रखिएगा, उसी को अभिपालन कहते हैं। समझ गया, कन्फ्यूजन कहाँ करता है क्वेश्चन, यही होता है। चलिएगा, किस राज्य में नगरपालिका, देखिए नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है। कौन सक्षम है ये बताइएगा, कौन सक्षम है। तो देखिए नगरपालिका की अगर बात करें तो 74वें संविधान संशोधन के तहत आता है ना। 73वां पंचायती और नगरपालिका, ये ठीक है, ये एक्स्ट्रा मैंने बता दिया ऐसे ही, ठीक है। अगर बताइए कि ये क्या होता है कि किस राज्य के जो नगरपालिका की सीमा क्षेत्र जो है अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सक्षम है, तो आप जानते हैं कि वो जब भी होगा तो राज्यपाल ही होगा। नगर का जो भी होगा वो संबंधित राज्य का राज्यपाल होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो 243 के घ में आता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद के 243 के घ में आता है नगरपालिका, याद रखिएगा। भाग अगर पूछे तो भाग तो 9 है ही भाई, ठीक है। आगे चलेंगे, भाग 9 के क में आता है, याद रखिएगा। राज्य के जो भारतीय संविधान का भाग जो है 9 क में अनुच्छेद 243 के घ के तहत प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा। सीमा का क्षेत्र का अधिसूचित, याद रखेंगे, ठीक है। अगर नगरपालिका का सिर्फ आता तो 74वां में बताया ना वही होता, ठीक है। बस इसी तरह समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होने का। और डाउट अगर किसी भी चीज़ का मैथ या रीजनिंग या जीके जीएस का डाउट अगर पूछना हो तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे, नहीं तो इंस्टाग्राम पे आप चाहिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके आप उस पर कर सकते हैं। नलिनी अकाडमी का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है। देखिए
इस क्वेश्चन को मैंने बताया कि आपको अनुच्छेद का मैंने वीडियो बना के दे दिया और संविधान का एक पहला पार्ट मैंने दे दिया संविधान संशोधन का। अगर नहीं पढ़े तो जाके वीडियो देख लीजिए। और रिमाइंडर का बुक का चल रहा है जिसमें आज शेरशाह सूरी का वीडियो मैंने डाल दिया है। ये सब इसलिए बता दे रहा हूँ कि कभी कभी नोटिफिकेशन किसी के पास नहीं जाता है जितने सब्सक्राइबर हैं, तो इसलिए मैं बता दिया। अब साइंस का प्रैक्टिस सेट तीसरा आपको अपलोड हो गया है। ध्यान रखेंगे करेंट अफेयर जो है आपको सूचांक, जो कि हमेशा सूचांक से पूछता है प्रैक्टिस सेट में, उसका भी सूचांक का वीडियो मैंने एक छोटा सा क्लिप में डाल दिया है। पूरा सूचांक उससे ज़्यादा नहीं आएगा, आएगा तो दोबारा एक बना दूंगा, टेंशन नहीं लेना। आज जितना है उतना मैंने करवाया है और करवा दूंगा, ठीक है। तो इतना मैंने अपडेट दे दिया है और अपडेट जानना है तो टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे, ठीक है। चलिएगा इस पर कमेंट बॉक्स करें सिर्फ आंसर का, ठीक है। आंसर का कमेंट बॉक्स, इसका आंसर बताइए 5 मार्क्स का। तो ऑप्शन नंबर सी, जिसने ऑप्शन नंबर KM नाम्बियार, ठीक है, KM नाम्बियार जो हैं राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है, ये नाम्बियार ने कहा था। क्लियर। चलेगा छठा प्रश्न का जवाब देंगे। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। देखिए संविधान संशोधन मैंने करवा रहा हूँ, देखिए मैं जो करवा रहा हूँ ना सिर्फ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके एग्जाम में आता क्या है, सवाल क्या पूछता है। मैंने दोनों प्रकाशन में संविधान संशोधन को छोड़ा नहीं है, संविधान संशोधन अनुच्छेद। तो देखिए अनुच्छेद तो मैंने करवा दिया, अब संविधान संशोधन ज़्यादा पूछ रहा है तो संविधान संशोधन का भी करवा रहा हूँ। मैंने हर क्षेत्र से क्वेश्चन को ऐसा पकड़ा है ना कि एक भी क्वेश्चन आपको छूटे नहीं, कैच कर लो। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आप संविधान संशोधन का वीडियो नहीं देखे हैं, पहला पार्ट देख लीजिए, क्योंकि सेकंड पार्ट बनाऊंगा तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, लगता है 15 से 16 मिनट का है, देख लीजिए। तो बताइए 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाना संबंधी प्रावधान किस संविधान द्वारा संशोधन द्वारा है, बताइएगा। 2 से अधिक तो बताइएगा। तो याद रखिए ये 7वां संविधान संशोधन, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। 7वां संविधान संशोधन 1956, याद रखिएगा 1956 1956 के तहत, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे चलेगा। 7वां प्रश्न है आपके सामने। 7वां प्रश्न है कि केंद्रीय सतर्कता, याद रखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया है। अनुशंसा पर किया गया है किस, बताइए केंद्रीय सतर्कता जो है आयोग का गठन किस समिति के तहत किया गया है, मतलब किस समिति के अनुशंसा पर किया गया है, कहने पर किया गया है, ये बताइए। तो याद रखिएगा संथाम समिति, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है उन्होंने सही दिया है, संथाम समिति। और ये संथाम समिति की अगर बात करें तो इसका डेट अगर पूछते कि स्थापना, तो याद रखिए 1964, याद रखेंगे 1964 1964 में किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। बस इतना ही, ज़्यादा याद रखेंगे नहीं, ये भ्रष्टाचार पे था, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न का जवाब देंगे। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान है। अंतर्राज्यीय जो है अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान है, बताइएगा किस संविधान जो है अनुच्छेद। देखिए अनुच्छेद मैंने करवाया ना, 2 पार्ट में अनुच्छेद करवाया, दोनों पार्ट में अनुच्छेद तो जरूर पूछ रहा है मेरे दोस्त, छोड़ना नहीं है। मतलब प्रैक्टिस सेट ये है लेकिन प्रीवियस ईयर है, एक तरह से समझिए, ठीक है। और मैंने खान सर का भी प्रीवियस ईयर्स भी करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना, लेकिन इस 5 के बाद। तो भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान है, बताइएगा। 8वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा अनुच्छेद 263 की जो जवाब दिए वो सही जवाब दिए हैं, 263, याद रखिएगा अनुच्छेद 263, ठीक है। आगे चलेंगे, चलेगा 9वां प्रश्न का जवाब देंगे। 9वां प्रश्न है कि शिल्प वेद निम्न में से किस वेद का उपवेद है, बताइएगा किस वेद से उपवेद का नाम है। देखिएगा ये रिमाइंडर के अनुसार चलेंगे, अभी मुगल वंश को पकड़े हैं, मुगल वंश का खत्म कर देंगे रिमाइंडर से, तो फिर आपका करवाएंगे। लेकिन आप उसे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब लाइक करें, फॉलो करें और पूरा वाचिंग करें, तो हमें हिम्मत मिलती है, तो मन करता है, नहीं तो फिर थोड़ा सा आप जान ही रहे। तो इसका आंसर जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद दिया उन्होंने शिल्प वेद की अगर बात करें तो अथर्ववेद में होता है, याद रखेंगे। ऋग्वेद का उपवेद अगर पूछे, देखिए इसका उपवेद पूछा शिल्प वेद का तो अथर्ववेद है। अगर ऋग्वेद का उपवेद पूछ दिया तो क्या जवाब दीजिएगा मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा आयुर्वेद, क्या दीजिएगा आयुर्वेद, मतलब इसका उपवेद, मतलब ऋग्वेद में क्या क्या होगा, तो आयुर्वेदिक जितने भी हैं ना वो भी होगा। अगर पूछे सामवेद में बताइए उपवेद, सामवेद का उपवेद नाम बताइए, तो गंधर्व वेद, क्या बोलिएगा गंधर्व, ठीक है, गंधर्व वेद, याद रखिएगा जी से गंधर्व वेद याद रखिएगा। और ऋग्वेद में तो बताया ही आयुर्वेद में मतलब ए यू से आयुर्वेद याद रखिएगा, ठीक है। यजुर्वेद क्या बताइए, यजुर्वेद में याद रखिएगा धनुर्वेद मतलब DS से धनुर्वेद, ठीक है, ऐसे याद करिएगा। चलेंगे
10वां प्रश्न का जवाब दिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है ये बताइएगा, वंश है संस्थापक है, बताएंगे सही सुमेलित नहीं है। 10वां प्रश्न का जवाब देंगे तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया उन्होंने सही जवाब दिया, क्योंकि देखिए सोलंकी वंश पृथ्वीराज चौहान का नहीं, पृथ्वीराज प्रथम का नहीं है। सोलंकी वंश जो है पृथ्वीराज प्रथम का नहीं है, याद रखिएगा, सुमेलित नहीं है। नहीं तो चौहान वंश जो है वासुदेव है, याद रखिएगा, संस्थापक हैं। परमा वंश जो है उपवेंद्र हैं, ये सही है। और गहड़वाल वंश का संस्थापक जो है चंद्रदेव हैं, याद रखिएगा, चंद्रदेव हैं। लेकिन सोलंकी वंश का जो संस्थापक हैं वो हैं कौन, बताइएगा। तो याद रखिएगा संस्थापक जो है मूलराज हैं। कौन है, मूलराज, इसके संस्थापक हैं मूलराज। बस इतना जान लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, ऐसे डेट बहुत है, बहुत लंबा चल जाएगा, ठीक है। चलिएगा शेरशाह, देखिए मैंने आज एक वीडियो डाला है रिमाइंडर में शेरशाह से, सोचिए रिमाइंडर बुक से आज मैंने डाला। अगर मेरा वीडियो देखोगे तो इसका जवाब तो पक्का दीजिएगा, नहीं दिए तो हम ये हो ही सकता नहीं है अगर मेरा वीडियो देखोगे। शेरशाह के किस, अभी 6 बजे शाम में मैंने डाला है, सोचिए बताइएगा। शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी, बताइएगा। शेरशाह की उपाधि धारण की थी, अब बताइए कौन सा विजय हुआ था जिसमें शेरशाह की उपाधि धारण किया था। नॉर्मल बात है मेरे दोस्त, पहला युद्ध हुआ था हिमालय से बीच में, जिसमें चौसा का युद्ध होता है, ठीक है। चौसा का युद्ध में शेरशाह की उपाधि धारण किया था। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, शेरशाह की राज्याभिषेक के समय भी शेरशाह का उपाधि ही धरा था, ठीक है, उस समय भी आता है। लेकिन इसका थोड़ा सा अलग है, अंतर हो जाता है, ठीक है। चौसा में ही शेरशाह की उपाधि, मतलब क्या कहता है, शेरशाह की उपाधि धारण कर लिया था और राज्याभिषेक में शेरशाह अपना पूरा टाइटल बना दिया था। ये इस तरह से बनाता है, ठीक है, तो टेंशन नहीं दिया। चौसा के युद्ध में, तो चौसा का युद्ध है, ठीक है, शेरशाह की उपाधि चौसा के युद्ध में तो 26 जून, याद रखिएगा, 5039 में ये बन गया था। और 1540 में बोलता है कि राज्याभिषेक के समय शेरशाह बन के एक तरह से राज्याभिषेक लिया था, ठीक है। तो अगर धारण की बात करेगा तो यह देखिएगा चौसा का युद्ध बोलिएगा, जो कि हुमायूं को पराजित करके हुआ था, ये आपको भी पता है, ठीक है। और सिंहासन पे उपाधि धारण कर दिया था, विराजमान हो गया था, कब, तो कन्नौज के युद्ध पे। कन्नौज के जब युद्ध हुआ था, कन्नौज जब जीत गया था बेलग्राम का 1940 में, तब ये धारण कर लिया था, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, कन्फ्यूजन है कि कन्नौज भी है और चौसा भी है, तो इसको सबसे पहले किसे प्रायोरिटी देंगे। तो याद रखिएगा चौसा का युद्ध में ही अपने आप को शेरशाह कहने लगा था, तो इसलिए चौसा का युद्ध ही सबसे पहले होगा। अगर आपके सामने चौसा का युद्ध नहीं होगा और बिलग्राम का युद्ध होगा और 3 ऑप्शन अलग होंगे, तो बिलग्राम मतलब कन्नौज का ऑप्शन एग्जाम में टिक लगाइएगा, ठीक है। नहीं तो आप सबसे पहले चौसा का युद्ध का ही टिक लगाइएगा। अगर ऑप्शन में दोनों हैं तो क्लियर कर दिया, अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर के बुक में कन्नौज के उपाधि पे दिया है, जो मैंने पढ़ाया है रिमाइंडर के बुक में, उसमें कन्नौज पे, तो कन्फ्यूज़ नहीं होएगा। अगर दोनों में से एक रहा तभी होगा, नहीं तो दोनों है तो उसमें चौसा को प्रथम रखेंगे, ठीक है। चलिएगा 12वां प्रश्न का जवाब दिए, उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक राज्याभिषेक करवाया था, कौन से युद्ध में। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए लगाया है देवराय का युद्ध, उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखिएगा। ये हुआ था 1659 में, याद रखेंगे, मतलब 1659 में हुआ था देवदार का युद्ध, याद रखिएगा। और ये जो है अपने भाई को मतलब मार कर कहिए कि अंतिम रूप से राज्याभिषेक करवाया था, देवदार का युद्ध हुआ था, ये दोनों के बीच में एक तरह से, तो ये हुआ था, याद रखिएगा। और याद रखिएगा एक तरह से मृत्यु दंड दे दिया था, समझे। चलिएगा आगे चलेंगे, और भी डिटेल बाद में जब मैं करवा ही रहा हूँ अकबर और ये सब का, मुगल का, तो आ ही जाएगा, ठीक है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी, ठीक है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी ये बताइएगा। देखिए बिहार का जुक्की अगर पढ़ रहे हैं 12 बजे से, तो ये क्वेश्चन आप जवाब देंगे। तो बताइएगा 13वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिहार शरीफ, क्या है, बिहार शरीफ, याद रखिएगा बिहार शरीफ में। देखिएगा सर्वप्रथम आक्रमण जो हुआ था बिहार में 1324 में हुआ था, याद रखिएगा। तो तुगलक ने बिहार की राजधानी कहाँ की, तो बिहार शरीफ को बनाया था, याद रखिएगा। चलिएगा 14वां प्रश्न का जवाब देंगे, बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित किया गया। कृषि कानून जो है किस वर्ष पारित किया गया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका जवाब देंगे। तो बताइएगा आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन का जवाब देंगे, फटाफट जवाब देंगे, ठीक है। चारों ऑप्शन का जवाब देंगे फटाफट। तो याद रखिएगा 1918 में, ठीक है। तो याद रखिएगा कानून जो बना था कृषि कानून 1918 में, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, ये तो आपको पता है, ठीक है, जो कि नील के लिए हुआ था, नील के खेती ज़्यादा करवाने लगे थे, तो इसके कारण हुआ था। चलिए 15वां प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो जैसे विद्रोह का केंद्र है और नेतृत्व,
करता कौन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए थोड़े से ऊपर करके इसे हाइट थोड़े जूम कर देता हूँ, हाइट नहीं जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो जूम कर दिया मैंने, ठीक है, जूम कर दिया। अब बताइए इसका आंसर का जवाब दीजिए। तो बताइए, तो इसमें बताइए कि विद्रोह केंद्र है लखनऊ है आपका, मतलब 1857 का समझिए एक तरह से ये है। तो बताइएगा लखनऊ में, तो बेगम हजरत महल एकदम सही है, लखनऊ में बेगम हजरत महल ही थी, एकदम सही है। एक का ये होगा, क्या आंसर मैंने सही बताया, आप कमेंट करेंगे तो एकदम सही है, लखनऊ में बेगम हजरत महल। कानपुर में नाना साहब थे, कौन थे, कानपुर में आपके नाना साहब थे। तो देखिए इसका बी हो गया, तो याद रखेंगे ए जिसमें आंसर आएगा, ए में ए मतलब एक आएगा वो सही है, ठीक है, ये भी सही है, मतलब ये दो जो है गलत हो गया है, सी और डी गलत हो गए। अब ये दोनों में आंसर देना है। देखिए छाटना शुरू कीजिए, बी का 3 होना चाहिए, बी में 3, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, यहीं छट गया है ना, तो भी मिला लेते हैं। तो चलिए झांसी का तो रानी लक्ष्मीबाई, ये तो आप जानते हैं। इलाहाबाद का तो एक ही बचा, लियाकत अली, ठीक है, क्लियर हो गए। चलिए ज़्यादा डिटेल बाद में, और इसका डेट भी बांटा हुआ है, लेकिन डेट बाद में बताएंगे। चलेंगे 16वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 16वां प्रश्न है कि जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था। प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया था ये बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है। जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया था, ये जवाब देंगे। 16वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो 16वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने जवाब दिया उन्होंने सही जवाब दिया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और देखिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। जून 1945 में जो आयोजित हुआ था शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व मंडल जो थे नेतृत्व किसने किया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किए थे, ये क्लियर रखिएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे डिटेल हैं जो कि लंबा चला जाएगा। चलेंगे 17वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 17वां प्रश्न में चलेंगे, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन सी है। प्रथम संस्था जो है कौन सी है बताइएगा। तो राजा राम मोहन जी द्वारा बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो कि थोड़े से जानकारी मैं दे सकता हूं। तो चलिए आगे, तो सबसे पहले इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने जवाब दिया उन्होंने सही जवाब दिया है। तो याद रखिएगा आत्मी सभा। आत्मी सभा की शुरुआत सबसे पहले प्रथम संस्था थी जो कि 1814 में शुरू किया गया था। कब किया गया था, 1814 में। याद रखिएगा अगर पूछेगा कि आपके सामने अगर पूछ दे कि कोलकाता जो है यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना कब की गई, तो 1821 में कहिएगा। कब किया जाएगा, 1821 में, ठीक है। तत्वबोधिनी तो इन्होंने जो किया था वो तत्वबोधिनी का 1839 में किया था, याद रखिएगा 39, ठीक है। 39 में ब्रह्म समाज की स्थापना अगर पूछे तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किए थे। कब किया था, 1828 में, याद रखेंगे। तो याद रखिएगा आत्मी सभा का संगठन कब हुआ था, मतलब जो है स्थापना किए थे, स्थापित किए थे तो 1840 में, और ब्रह्म समाज का 1800 मतलब 1828 में, याद रखिएगा। 1821 में कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी का, और तत्वबोधिनी सभा का 1829 में, ठीक है। ये सब जो है हुआ था, डेट समय बता दिया मैंने, ठीक है। राजा राम मोहन ने सबसे प्रथम क्या है, आत्मी सभा, याद रखिए। चलेंगे आगे, 18वां प्रश्न का जवाब देंगे। 18वां प्रश्न का जवाब देंगे। तत्वबोधिनी सभा का याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर किए हैं, ठीक है, सब अलग अलग है, ठीक है। तत्वबोधिनी का जो स्थापना जो हुआ था वो देवेंद्रनाथ टैगोर किए थे, और तीनों जो है वो किए थे राजा मोहन राय, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं करिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग कमेंट कर दिएगा सर आप तो गलत बता रही है, 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर किए थे, मैंने डेट बताया है, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होइएगा। किस गवर्नर जनरल ने 1839 में, देखिए 1839 में कौन था ये बताइए, तो क्या हुआ था, देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या बनाया था, तत्वबोधिनी सभा, देखिए। लेकिन क्वेश्चन यहाँ चेंज है। किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कोलकाता में शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड कर दिया एवं इस मार्ग का पूर्ण निर्माण करवाया। किस गवर्नर जनरल ने, मतलब जो शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था ग्रैंड ट्रंक रोड जो कि जीटी रोड है उसका पुनर्निर्माण करवाया, किसने करवाया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया, लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया था। तो कब, अब इसका शासनकाल याद है तो जवाब दे दीजिएगा। तो याद रखिएगा इसका शासनकाल है 1836 से लेके 1842 तक का इसका शासनकाल रहा था। बस इतना ही ध्यान रखेंगे, ज़्यादा नहीं। चलेंगे आगे, चलेंगे नेहरू जी के बारे में चलते हैं। चलिए, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाले कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे। अब 3 तो सही होने चाहिए, 1 शामिल नहीं थे। तो आपके सामने जानते हैं कि जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया एनी बेसेंट, उन्होंने सही जवाब दिया। एनी बेसेंट जो थे नेहरू रिपोर्ट के जो कमेटी का गठन हुआ था उसमें नहीं थे। अगर चलिए नेहरू रिपोर्ट के बारे में जानते हैं तो नेहरू रिपोर्ट याद रखिएगा 1900 कब हुआ था, 1928 में हुआ था नेहरू गठन का,
हुआ था, समिति का गठन हुआ था। इसके मुख्य अध्यक्ष के पूछेगा तो मोतीलाल नेहरू, याद रखिए मोतीलाल नेहरू, नहीं कि जवाहरलाल नेहरू लगा दीजिएगा, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी। आगे चलेंगे, आगे 20वां प्रश्न है कि साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, बताइएगा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, साइमन कमीशन द्वारा। तो आप जानते हैं साइमन कमीशन जो है 1930, याद रखेंगे साइमन कमीशन 1930, याद रखेंगे 1930 में प्रस्तुत की गई थी। ये किसके तहत हुआ था, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में हुए प्रगति की समीक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है, ब्रिटिश सरकार के जो साइमन कमीशन के जो कहते हैं सर साइमन नाम था, सर साइमन जो है, याद रखिएगा सर जॉन साइमन नाम था, की अध्यक्षता में ये 7 सदस्य आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इस समिति में 1928 में भारत की यात्रा जो हुआ था 28 से लेकर 30 तक के संबंध में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, कौन, जॉन साइमन। यही कहने का मतलब था कि जॉन साइमन जो था अपना 1928 से लेके 30 का जो यात्रा किया था ना भारत में, उसका वृत्तांत अपने आप को समझ के रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, बस यही था, इसलिए 1930 माना जाता है। प्रस्तुत किया था 1930 में, 28 में शुरू किया था। चलेंगे, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, देखिए सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, इस पर भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बताएंगे सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने जवाब दिया जम्मू कश्मीर, उन्होंने सही जवाब दिया, जिन्होंने जवाब दिया जम्मू कश्मीर, उन्होंने सही जवाब दिया है। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये पक्षी विज्ञान है। ठीक है, ये सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो भी बना है, तो एक भारतीय पक्षी वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक कहिए, विज्ञान के ज्ञाता थे, प्राकृतिकवादी थे ये सलीम। ठीक है, सलीम अली, इसलिए उनके नाम पे ये बनाया गया था। इन्हें कहा जाता था वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। क्या कहते थे, वर्ल्ड मैन, वर्ल्ड माने पक्षी का, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, याद रखिएगा। और सलीम अली जो राष्ट्रीय उद्यान था 1907 वर्ग किमी में फैला हुआ, कितने वर्ग किमी में, 1907 वर्ग किमी में, याद रखिएगा 1907 वर्ग किमी में। ठीक है, अगर पूछेगा स्थापना मतलब कब ये आया, तो 1986 में, कब आया था, तो 1986 में, 1986 में। ठीक है, इसका नाम रखा गया था। ठीक है, चलेंगे आगे की ओर चलेंगे। 22वां प्रश्न है, प्रधान यमयोत्तर नहीं गुजरती है, प्रधान यमयोत्तर जो है नहीं गुजरती है, बताइएगा जो है कि नहीं गुजरती है, तो नाइजीरिया से नहीं गुजरती है, याद रखेंगे। यमयोत्तर का इंग्लिश शब्द आप लोग बताइएगा यमयोत्तर नहीं गुजरती है नाइजीरिया में, याद रखेंगे, नाइजीरिया से नहीं गुजरती है, याद रखेंगे। मतलब यमयोत्तर कहिए या इसे मैं बता ही दूँ कि छोड़ दूँ, बता देता हूँ, तो याद रखिएगा ग्रीनविच कहिए या ग्रीनविच। ठीक है, यमनोत्तर को ग्रीनविच कहते हैं, याद रखिएगा, ग्रीन जी आर से ग्रीन, याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, जी से नहीं गुजरती है तो नाइजीरिया, ये तो आप जान गए, यमनोत्तर जी आर से ग्रीनविच। ठीक है, ग्रीनविच कहिए, यमनोत्तर कहिए, जो कि रेखा इंग्लैंड से ग्रीनविच जो है से गुजरती है, तो इंग्लैंड से गुजरती है, सबसे पहली बात तो कि इंग्लैंड से गुजरती है, इसे इंग्लैंड से गुजरती है, याद रखिएगा, इसे इंग्लैंड से गुजरती है, ध्यान रखेंगे। और ये शून्य अंश देशांतर है, क्या है, शून्य, जीरो अंश देशांतर है, ये ध्यान रखेंगे। इसके विपरीत जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180, ठीक है, 180 अंश देशांतर पर है, याद रखिएगा, 180 देशांतर पर है। दोनों के मध्य अगर पूछते, ठीक है, अगर पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ना थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है, और याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और बेरिंग जो जलडमरू है से जो गुजरती है ना 4 मिनट, याद रखिए दोनों देशांतरों के जो अंतर है ना वो 4 मिनट का होगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। ये सब ग्रीनविच के बारे में बताया। चलिएगा, थोड़ा सा धुंधला है, चलेंगे, मैनेज करेंगे। चलिएगा, 23वां प्रश्न है, पृथ्वी का मूलतः एक ही विशाल भूखंड तथा जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं बताइएगा, सुन लीजिए। एक पृथ्वी का मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं, भूखंड था जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं। 23वां प्रश्न का जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया पैंजिया, उन्होंने सही जवाब दिया, पैंजिया जिन्होंने सही जवाब दिया। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे, आगे की ओर चलिए। 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है, सुन लीजिए, पर्वतों का सागर कहते हैं, किसे कहते हैं बताइएगा। तो 24वां प्रश्न का जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया ब्रिटिश कोलंबिया, उन्होंने सही जवाब दिया, जिन्होंने बी ऑप्शन दिया उन्होंने सही जवाब दिया, ब्रिटिश कोलंबिया, याद रखिएगा कहा जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया जो है प्रशांत महासागर के पूर्वी तट, पी से प्रशांत महासागर के पूर्वी, पी आर से पूर्वी तट पर स्थित है, याद रखिएगा। यह नाम जो है, जो नाम पड़ा था मॉली न्यूकस सेंट जॉन की पुस्तक द्वारा दी गई है, किसके पुस्तक द्वारा, तो याद रखिएगा मॉली
मॉलिप न्यूकस सेंट द्वारा, मॉलिप न्यूकस सेंट जॉब द्वारा। ये PDF में आपको दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे बताइएगा 25वां प्रश्न का जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमलित नहीं है? नहीं है सवाल का जवाब दीजिए। इसमें 3 सही होंगे, हाँ 1 सही नहीं है। तो याद रखिएगा, इसमें एक ज्वालामुखी है, एक तरफ से ज्वालामुखी एक तरफ है और देश है एक तरफ से, ठीक है। तो बताइएगा माउंट रेनर, रेनर जो है आपका क्या ये सही है? तो एकदम US में है, एकदम माउंट रेनर ज्वालामुखी जो है ये रेनस में है, याद रखिएगा US में है। माउंट एटना जो है कहाँ है? इटली में है, एटना इटली, याद रखिएगा ये भी सही है। माउंट पेरीकुटीन जो है क्या कहाँ है? तो याद रखिएगा यही गलत है आपका, ऑप्शन नंबर C जो है गलत है। ये है आपका फिलीपींस में नहीं, ये है आपका मैक्सिको में। कहाँ है? तो मैक्सिको, कहाँ? मैक्सिको, याद रखिएगा मैक्सिको में है, याद रखेंगे, ठीक है। अब आप देखिए माउंट एपो जो है फिलीपींस में है, ये सही, ये तो सही है, ठीक है, ये सही है। चलिए आगे चलते हैं, नहीं पूछा था बस। चलेंगे 26वां प्रश्न का जवाब देंगे। निम्नलिखित देशों में कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? कौन सा देश जो है अवरुद्ध देश नहीं है? चलेंगे क्या है, कौन सा जो है देश, कौन सा स्थल है जो अवरुद्ध देश नहीं है? नहीं पूछ रहा, अवरुद्ध बताइएगा, अवरुद्ध देश नहीं है, अवरुद्ध देश बताइएगा कौन नहीं है? तो याद रखिएगा अवरुद्ध देश नहीं है वो है आपका, याद रखिएगा ईरान। ऑप्शन नंबर B जिन्होंने जवाब दिया उन्होंने सही दिया। तो अब देखिए अवरुद्ध जो देश नहीं है क्योंकि उसकी सीमा जो है महासागर और समुद्र तल से नहीं मिलती है, याद रखिएगा। ईरान का जो है क्षेत्र जो है ना आपको महासागर मिलेगा ना समुद्र से जुड़ा होगा, इसलिए उसकी सीमा नहीं मिलती है, इसलिए अवरुद्ध मतलब कहने का मतलब पानी उसके चारों तरफ से नहीं है, यही है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। आगे चलेंगे, आगे बहुत सारा डिटेल है। चलिए 27वां प्रश्न की ओर चलेंगे, 27वां प्रश्न की ओर चलेंगे, ठीक है। 27वां प्रश्न में थोड़े से छोटे करने पड़ेंगे, चलेगा। यहाँ देखिए सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। सूची में नीचे दिए गए सही उत्तर देना है। तो सूची 1 में देश है, दूसरे में राजधानी है, याद रखेंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। चलिए बताइएगा, एक तरफ देश है और एक तरफ राजधानी। बताइएगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताइएगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताइएगा। बहुत अच्छे से जानते हैं आप ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप जानते हैं कैनबरा, मैच देख ही रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के बारे में पता होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बताइए, जिन्होंने ऑप्शन नंबर जो है क्या लगाया, 2 लगाया, उन्होंने सही जवाब दिया। तो याद रखिएगा जिन्होंने 2B आंसर दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा। और याद रखिए ताजिकिस्तान का जिन्होंने तीसरा दुसावे, उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखेंगे। और तंजानिया का आप जानते हैं, तंजानिया का आप ऑप्शन नंबर A डोडोमा, याद रखेंगे तंजानिया का डोडोमा, ऑप्शन नंबर C याद रखेंगे। D का वेनेजुएला का है कराकश, याद रखेंगे कराकश, याद रखेंगे। जिन्होंने आंसर दिया उन्होंने सही जवाब दिया। चलेंगे आगे की ओर चलेंगे आगे की ओर। चलिए 28वां प्रश्न का जवाब दीजिए। 28वां प्रश्न का जवाब देंगे कि उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है? नियाग्रा जो है जलप्रपात है किन 2 झीलों के बीच स्थित है? बताइएगा 28वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से, जिन्होंने ऑप्शन नंबर D दिया उन्होंने सही जवाब दिया है। ओंटारियो झील और ईरी झील दोनों के बीच जो है नियाग्रा जलप्रपात बहता है, याद रखेंगे। तो याद रखिएगा ईरी झील जो है और नियाग्रा झील जो है दोनों के बीच स्थित है, इसलिए याद रखिएगा ये अमेरिका और कनाडा में है। दोनों जो है नियाग्रा जो पूछेगा, अगर पूछे दोनों के बीच पूछे तो याद रखिएगा क्या बोलेगा कि यह जलप्रपात जो आप देख रहे हैं वो अमेरिका और कनाडा के बीच है, कनाडा के बीच स्थित है, याद रखिएगा। कनाडा के बीच की सीमा बनाती है, क्या बनाती है? स्थित कहिए या सीमा बनाती है, दोनों की, अमेरिका और कनाडा की, याद रखिएगा। चलेंगे, ऐसा बहुत सारा है कि ऑरेंज झील कहाँ से निकलेगी, ठीक है। चलिएगा यहाँ आप देख सकते हैं थोड़े से। 29वां प्रश्न का जवाब देंगे। 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति के कारण हो सकता है? सर्वाधिक मुद्रास्फीति के कारण हो सकता है, क्या प्रभाव हो सकता है ये पूछ रहा है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर D दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना ही ये सबसे बड़ा जो है प्रभावी कारण पड़ता है, याद रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर चलेंगे।
चलिए 30वां प्रश्न का जवाब देंगे, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या होता है? तात्पर्य क्या है ये पूछ रहा है। अगर भारत का रिजर्व बैंक जो है नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है बताएंगे। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है, वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। याद रखिए उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, यही ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 30 का ए दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। मौद्रिक नीति बताइएगा, मौद्रिक एक तरह से मौद्रिक नीति बताइए, 31 का मौद्रिक नीति का बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। तो जिन्होंने 31 का ऑप्शन नंबर बी दिया है, राजकोषीय नीति का पूरक, उन्होंने सही जवाब दिया है, ठीक है। तो मौद्रिक नीति जो है राजकोषीय नीति का पूरक होता है, याद रखेंगे। मौद्रिक नीति ऐसी प्रक्रिया है, एक तरह से मानिए प्रक्रिया जो है जिसकी मदद से रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति का नियंत्रण रखता है, मतलब कंट्रोल करता है, ठीक है, क्लियर। 32वां प्रश्न का जवाब देंगे। 32वां प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है। ग्रामीण विकास के लिए कौन सी स्कीम जो है नहीं है, कौन सी स्कीम जो है ग्रामीण विकास के लिए नहीं है। तो याद रखिएगा CRY जो है ये ग्रामीण विकास के लिए नहीं है। नहीं तो तीनों है TRY, ACM, GRY और IRDP, ये तीनों जो है ग्रामीण विकास के लिए आता है, लेकिन CRY जो है नहीं आता, ठीक है, याद रखेंगे। तो याद रखिएगा इसका अगर पूछ दे कि TRMY अगर ग्रामीण विकास के लिए है तो इसका फुल फॉर्म क्या बताइएगा। तो हिंदी में क्या है कि ग्रामीण युवा को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, ठीक है, प्रशिक्षण, ये जान गए। अगर GRY का पूछे तो याद रखिए जवाहर, जी मैंने जवाहर जो है जवाहर रोजगार योजना, याद रखिएगा जवाहर रोजगार योजना ये आता है। अब IRDP जो ऑप्शन नंबर डी है उसका आता है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आता है, याद रखिएगा, यह जान गए। तो CR का जान लीजिए चाइल्ड राइट एंड यू, ये इसका फुल फॉर्म है, तो इसलिए ये नहीं आता है। चलेंगे 33वां प्रश्न का जवाब देंगे। 33वां प्रश्न का जवाब दीजिएगा, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापारी नीति से संबंधित नहीं है। विदेश नीति से संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है वाणिज्य एवं उद्योग, उन्होंने सही जवाब दिया है ये नहीं है, ठीक है, विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है, ठीक है। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय जो है भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। तो याद रखिएगा ये आपका है ऑप्शन नंबर सी, यही जवाब है, ठीक है। चलिएगा 34वां प्रश्न का जवाब देंगे। 34वां प्रश्न है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स। देखिए इंडेक्स पे मैंने सूचांक पे मैंने वीडियो बनाया है, अगर चुप गए तो नहीं जानते हैं, यही बनाया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है। देखिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, आज जो 9 बजे मैं करंट अफेयर डालता हूँ ना मेरे दोस्त, वो डाला है। देखिए याद करवाता हूँ आपको कि मैं जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ना उससे पहले एनालिसिस कर लेता हूँ। तो आपको एनालिसिस करते हैं क्योंकि आपको एग्ज़ाम निकालना है, आपके लिए मैं मेहनत की ओर चल रहा हूँ, अभी मेहनत की ओर बढ़िए और फुल वॉचिंग फुल देखिए, ठीक है। तो चलिए बताइएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है मेरे दोस्त, बताइए। आप इसमें से 4 में से अगर मेरा 9 बजे वाला का देखें करंट अफेयर तो पक्का आप जवाब देंगे, क्योंकि मैंने स्पेशली पढ़ाया था। तो याद रखिएगा IMF, याद रखिएगा IMF ने किया है, याद रखिएगा IMF का मैंने बोला था ना कि फुल फॉर्म बताइएगा, बोले थे। तो याद रखिएगा यही वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF जो है द्वारा किया जाता है और 2 बार प्रकाशित किया जाता है, याद रखिएगा 2 बार किया जाता है। IMF की स्थापना के बारे में बताया था, तो कब बताया था 1944 में, मतलब 1944 में बताया था, 1944 में हुआ था, स्थापना होता है। अगर IMF का मुख्यालय अगर पूछते तो वाशिंगटन DC में, कहाँ, वाशिंगटन DC में है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके प्रधान निदेशक पहले, अब तो वर्तमान में जो हैं क्रिस्टालिन जॉर्जिविया हैं, लगता है चेंज हो गए हैं, उस पर हम बना देंगे वीडियो। 35वां प्रश्न का जवाब देंगे। 35वां प्रश्न है कि भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था। बजटिंग जो है कब शुरू किया गया था, बताइएगा। भारतीय जेंडर 35 का आंसर ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है केंद्र बजट 2005 और 6, उन्होंने सही जवाब दिया है। याद रखिएगा ये लैंगिकता समानता के लिए आया था, ये कानून बना था, प्रावधान हुआ था इसलिए, ठीक है। चलेंगे आगे चलेंगे, 36वां प्रश्न का जवाब देंगे। 36वां प्रश्न का जवाब दीजिए, किस राज्य सरकार द्वारा गीता कार्मिक बीमा योजना शुरुआत की गई है, बताइएगा। गीता कार्मिक बीमा योजना शुरुआत की गई है, किसके तहत की गई है। 36वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना, याद रखेंगे तेलंगाना, याद रखेंगे तेलंगाना। 5 लाख रुपया दिया जाता था, याद रखेंगे। और भी है, बहुत सारा है, तेलंगाना में किया गया था, जो कि PDF के तहत आपको मिल जाएगा। चलिए आगे जाएं। 37वां प्रश्न, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक जो है 2023 में भारत का
स्थान कौन सा है? देखिए फिर सूचांक आ गया, बोलिए कितना मैंने सूचांक पढ़ाया है, एडिटोरिया का ही पढ़ाया था, बताइए। विश्व आर्थिक सूचांक बताइए कितना स्थान है हम लोग का, विश्व का, हम लोग का, भारत का कितना सूचांक है? ये पहला पार्ट मैंने बनाया था, इसमें लगता है आर्थिक सूचांक था, ऑप्शन में नहीं था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो बताइए 36वां प्रश्न का जवाब देंगे, 37वां प्रश्न का जवाब दीजिए, बताइएगा क्या है, बताइए मेरे दोस्त। तो आप जानते हैं 131वां, ऑप्शन नंबर सी, भारत का स्थान हमारा 131वां है। तो सवाल उठता है कि ये पहला कौन है भाई? भारत का स्थान जब 131वां है तो पहला स्थान पे कौन है? तो सिंगापुर, सिंगापुर यार मेरे दोस्त, सिंगापुर याद रखेंगे, सिंगापुर याद रखेंगे। और अंतिम स्थान पर अगर पूछे तो उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया। चलेंगे आगे, चलेंगे आगे। प्रश्न बताइए 38वां कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? पिछड़ा वर्ग के जो है अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? 38वां प्रश्न का जवाब देंगे जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है, उन्होंने सही दिया पंकज कुमार सिंह। याद रखिएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो पंकज थोड़े से नज़र से ऊपर नीचे हो गया। याद रखिएगा इस आयोग का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है हंसराज गंगाराम अहीर। याद रखिए हंसराज गंगाराम अहीर नाम है। राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हंसराज गंगाराम अहीर हैं। याद रखिएगा। अब पूछेगा कि इसका गठन आयोग है, आयोग मतलब गठन जो है कब किया गया था? तो ये जानते हैं 1993 में किया गया था। याद रखिएगा 1993 में, मतलब 1993 में किया गया था। याद रखेंगे। इसे 102वां संविधान संशोधन द्वारा, किसमें संशोधन द्वारा? 102वां संविधान संशोधन द्वारा। तो ये संविधान संशोधन का भी छोटा सा पार्ट किया था, अभी बड़ा वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि मेरा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उससे क्वेश्चन एक तरह से लमसम आप देख रहे होंगे। संविधान संशोधन देखिए मैं पढ़ा दिया, अनुच्छेद देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कर रहा हूँ जिससे कि आपको जो सेट से दूर हो। सेट को रिविज़न में करवा रहा हूँ और सेट का प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। बताइए राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है कब मनाया जाता है ये बताइएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस बहुत ही अच्छा प्रश्न है और पूछता है दिवस। बताइएगा 39 का आंसर का जवाब देंगे, 39 का आंसर का जवाब देंगे मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा 5 अक्टूबर को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने जवाब दिया है याद रखिएगा। तो डॉल्फिन दिवस जो है हम लोग याद रखिए राष्ट्रीय जो है वन जीव बोर्ड द्वारा हम लोग 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय वन डॉल्फिन दिवस मनाते हैं, ये घोषणा की गई है। चलिएगा 40वां प्रश्न का जवाब देंगे। हाल ही में किसे चक्रवात तूफान ने, चक्रवात कहिए या तूफान ने म्यांमार बांग्लादेश के तट पर कहर बरसाया? बताइए कहर बरसाया मतलब कहर बरपाया की जगह पे बरसाया। बताइए कहर बरसाया कौन, बताइए कौन सा, बताइएगा हाल ही में किस चक्रवात ने, चक्रवात का नाम बताइए। बांग्लादेश बताइएगा। आप जानते हैं इसका आंसर का जवाब। देखिए यहाँ पे आप समझ गए होंगे, ऐसे ही अगर समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो याद रखिएगा मोच, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने लगाया उन्होंने सही जवाब दिया। मोच जो है था, याद रखिएगा, ये बांग्लादेश के तट पर कहर बरसाया था। इस तूफान का नामकरण जो है यमन ने करवाया था। कौन करवाया था? चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बता देता हूँ कौन करवाया था। तो याद रखिएगा अमन ने करवाया था। क्या था? अमन देश ने करवाया था, याद रखिएगा नामकरण। चलिए 41वां प्रश्न का जवाब देंगे। 41वां प्रश्न है वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार। देखिए ये मैंने करवाया था वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार। अगर मेरा 9 बजे का देख रहा हूँ ना तो वन रिपोर्ट पे मैंने बनाया था। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है बताइएगा। तो एडुटेरिया के तहत जो है वृक्षावरण का अगर पूछता है तो 2.91 है, ठीक है, 2.91% है, याद रखिएगा 2.91% है, ये ध्यान रखेंगे। और ये जो रिपोर्ट है अगर पूछा जाए क्षेत्रफल कुल वृक्षावरण पूछा जाए तो आप बताइएगा 95,748 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए 42वां प्रश्न का जवाब देंगे। 42वां प्रश्न है हाल ही में पद्म विभूषण, देखिए पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित एस.एम. कृष्णा का संबंध किस क्षेत्र से है बताइएगा। एम.एस. कृष्णा से संबंधित किससे है? तो देखिए पद्म विभूषण से भी करवा दूंगा, 9 बजे हमेशा करवा दूंगा, टेंशन नहीं लिया। हाल ही में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित एम.एस. कृष्णा का संबंध किससे है? देखिएगा आगे मैं चला रहा हूँ सूचांक, फिर पद्म विभूषण, पद्मश्री ऐसे करूँगा, उसके बाद फिर MCQ करवाऊंगा आपको 50 क्वेश्चन करता हूँ आपके, देखिएगा आपको फायदे होंगे बस। लेकिन आप पूरा उस वीडियो को देखिएगा, हौसला बढ़ाइएगा मुझे देखकर, तो मैं बनाने में मज़ा आता है और मैं अच्छे से अच्छे तरीके से बनाऊँगा। हाल ही में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित एस.एम. जो है कृष्णा का संबंध किस क्षेत्र से है? ये जवाब देंगे। तो आप जानते हैं इनका लोक कार्य से है, याद रखिएगा पद्म विभूषण मिला था लोक कार्य के कारण मिला था, ऑप्शन नंबर सी सही है, याद रखेंगे। ऐसे 6 व्यक्तियों को मिला था, ये पता है आपको। चलेंगे
पूछ लेता पद्म विभूषण जो है कितने क्षेत्र में, तो 6 क्षेत्र में, याद रखिए। आगे चलेंगे, बताइएगा दीप ग्रे इक्का का संबंध किस खेल से है? दीप ग्रेस इक्का का संबंध जो है किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने दिया हॉकी, उन्होंने सही जवाब दिया है। याद रखेंगे, तो ये अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, ये हॉकी खेल है जो कि 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखेंगे, ठीक है। दीप ग्रे इक्का का संबंध नाम ही है, हॉकी से संबंधित, ठीक है। आगे चलेंगे, द एलिफेंट विस्पर, देखिएगा द एलिफेंट विस्पर जो है डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक कौन है? बताइएगा, जो है डॉक्यूमेंट मतलब द एलिफेंट जो किताब है एक तरह से, उस पर बनाया गया शॉर्ट वीडियो, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री। बताइएगा निर्देशक कौन है, इसके डायरेक्टर कहिए कौन है? तो कार्तिक गोंजाल्विस, याद रखिए कार्तिक गोंजाल्विस, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। याद रखेंगे, ठीक है। आगे की ओर चलेंगे, 45वां प्रश्न का जवाब देंगे। 45वां प्रश्न है SCO शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए SCO शिखर सम्मेलन बताइएगा 2023 का जो है कहाँ आयोजन किया गया था, ये पूछ रहा है 45वां प्रश्न का। तो याद रखिएगा फरवरी इस बार भारत में किया गया था। इस SCO शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत में किया गया था। याद रखेंगे, ये इसकी स्थापना अगर SCO का पूछे तो याद रखिएगा 2001 में हुआ था। कब हुआ था? 2001 में हुआ था। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था उज्बेकिस्तान में। कहाँ किया गया था? आयोजन कहाँ हुआ? देखिए याद रखेंगे, आंसर तो भारत होगा। आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत में, याद रखिएगा। लेकिन 23वां SCO जो शिखर सम्मेलन हुआ था, याद रखेंगे 23वां का आयोजन उज्बेकिस्तान में किया गया था, ठीक है। 23वां है, मतलब 24वां है, याद रखेंगे 24वां है, ठीक है, याद रखेंगे 23वां उज्बेकिस्तान में किया गया था, ठीक है, सुन लिए। चलिएगा 46वां आंसर का जवाब देंगे, किस बैंक द्वारा प्रोजेक्टर कुबेर लॉन्च किया गया? बताइएगा प्रोजेक्टर कुबेर लॉन्च किया गया, किस बैंक द्वारा प्रोजेक्टर कुबेर लॉन्च किया गया है? 46 का आंसर का जवाब देंगे। तो 46 का आंसर का जवाब जिन्होंने SBI का नाम दिया उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखिएगा, ठीक है। ये इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। क्या बताइएगा कहाँ है? बताइएगा इसका मुख्यालय, बताइएगा SBI का मुख्यालय बताइएगा। ऐसे प्रोजेक्ट अगर पूछे तो प्रोजेक्ट बेंगलोर में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। भारत का ऑटो बाजार निर्माण के क्षेत्र में विश्व का कौन सा स्थान है? बताइएगा विश्व का कौन सा स्थान है? भारत का ऑटो बाजार निर्माण के क्षेत्र में विश्व का कौन सा स्थान है? 47 का आंसर का जवाब देंगे तो तीसरा। याद रखें, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया तीसरा, उन्होंने सही जवाब दिया है। तो अगर पूछ दे कि बजट 2023 भारत का ऑटो बाजार निर्माण में विश्व का तीसरा स्थान है, याद रखिएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा क्या बताऊँ, ये मैंने करवाया है, ये भी जो भी मैं करवाता हूँ मुझे याद है और मैंने बताया। ईरान पाकिस्तान और गैस पाइपलाइन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ईरान पाकिस्तान का जो गैस पाइपलाइन है वो किस नाम से जाना जाता है, ये बताइएगा किस नाम से जाना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो याद रखिएगा शांति पाइपलाइन, याद रखिएगा शांति पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे शांति पाइपलाइन का नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। 49वां प्रश्न है, जवाब देंगे। 49वां प्रश्न है, पेगासस स्पाईवेयर को किस देश के द्वारा विकसित किया जाता है? किस देश के द्वारा? तो याद रखिएगा इजराइल देश के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने जवाब दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। पेश किया जाता है तो इजराइल द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। 50वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा सत्य फल का उदाहरण नहीं है? सत्य फल का उदाहरण नहीं है, तो सेब जो है आपका सत्य फल का उदाहरण नहीं है। असत्य फल का उदाहरण है अंगूर है, खजूर है और सभी हैं। सभी नहीं है, सभी कैसे हो जाएंगे जब सेब ही नहीं है तो, है ना। तो 50 का आंसर सेब जो है सत्य फल है, याद रखेंगे। जिसमें असत्य फल कहने का मतलब है कि जिसमें अंडाशय से ना प्राप्त होकर फूल से उत्तक से प्राप्त हो, वो होता है, ठीक है। जैसे असत्य फल का उदाहरण है अंजीर है, सेब है, अनानास है, ये सब जो है असत्य फल है, ठीक है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया उन्होंने सही जवाब दिया, ध्यान रखिए। चलिए 51 का आंसर का जवाब देंगे। 51 आपका साइंस का शुरू हो गया है, चलिए जवाब दीजिए। जैसे जैसे हम आवर्त पीरियड जो होता है में आगे बढ़ते हैं, तत्वों की संयोगता जो बैलेंस है, बताइए संयोगता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, या समान रहती है, या प्रारंभ में बढ़ती है और फिर घट जाती है? इसका आंसर का जवाब देंगे तो आप जानते हैं 51 का ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने जवाब दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। याद रखिएगा प्रारंभ में बढ़ता है फिर वो घट जाता है, याद रखिएगा आवर्त, याद रखिएगा, ठीक है। 52 का आंसर का जवाब देंगे, फटाफट जवाब देंगे, ज़्यादा चला जाता है मेरे दोस्त। साइंस का तो मैं स्पेशल करवा रहा हूँ, इसलिए सिर्फ इसमें प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। बताइएगा कार्बन 12 परमाणु में होता है, क्या होता है बताइएगा। आप लोग आंसर का जवाब दीजिएगा, इसका आंसर का जवाब देंगे क्योंकि साइंस सभी लोग पढ़ते हैं तो बस जवाब दीजिएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया
उन्होंने सही जवाब दिए हैं 6 इलेक्ट्रॉनिक, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। क्या आंसर सही है? आप जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए जिनका है वो सही आंसर है। चलिए आगे चलेंगे। आगे प्रश्न बनता है, आगे प्रश्न है 53 का, डंक वाले स्थान पर किसके प्रयोग से आराम मिलता है? डंक वाले स्थान पर किसके प्रयोग से जो है आराम मिलता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे 53 का आंसर का जवाब। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बेकिंग सोडा दिए हैं उन्होंने सही जवाब दिए हैं। ठीक है, मतलब मधुमक्खी का डंक जो है आपको एक एसिड छोड़ता है। ठीक है, डंक जैसे मारता है ना मधुमक्खी, वैसे एसिड छोड़ता है, वहाँ पे दर्द और जलन का कारण बनता है। तो उसी डंक पे अगर बेकिंग सोडा का प्रयोग करिएगा ना तो आराम मिलता है। ठीक है, समझ गए? चलेंगे, बताइएगा 54 का आंसर का जवाब देंगे। किसी भी उदासीन नेचुरल विलियन का पीएच मान होता है। उदासीन का पीएच मान आप जानते हैं सिर्फ 7 होता है, एकदम बराबर 7 होगा पीएच मान। अम्लीय का बोलिएगा, अगर अम्लीय पूछेगा तो 7 से कम बोलिएगा। अम्ल का बात करेगा, ऐसे अम्ल याद रखिएगा। तो क्षारीय का बात करेगा, क्षारीय का बात मत तो करेगा तो 7 से अधिक होगा। क्या होगा? अधिक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गए? चलिए, ये जरूरी था इसलिए मैंने दे दिया, क्योंकि इससे घुमा देता क्वेश्चन। 55वां प्रश्न, सूर्य की ओर सूर्यमुखी की गति का कारण क्या है? सूर्यमुखी का पेड़ देखें, अब तो बहुत कम दिखने को मिलता है, साउथ इंडिया में मिलेगा आपको। सूर्यमुखी की गति का कारण क्या होता है? सूर्यमुखी का गति यूपी में भी मिलेगा, तो बताइएगा क्या कारण होता है? आपके सामने जो ऑप्शन नंबर ए दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है, फोटोट्रोपिज्म जो के कारण होता है। सूर्य अपनी प्रिज्म के कारण क्या होता है कि वो, या प्रकाश अनुवर्तन कह सकते हैं, प्रकाश अनुवर्तन कहिए, प्रकाश की दिशा में पौधे की वृद्धि हो जाती है और मुड़ जाता है, इसलिए हम कहते हैं जिधर सूर्य चलता है उधर सूर्यमुखी भी मुड़ता है, इसलिए नाम पड़ गया था उसका। ठीक है, इस पर कहानी बहुत बने हैं। वृद्धि हार्मोन्स किसके द्वारा स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन जो है किसके द्वारा स्रावित होता है? किसके द्वारा स्रावित होता है मेरे दोस्त? बताइएगा। 56 का आंसर का जवाब देंगे तो याद रखिएगा 56 का आंसर का जवाब, जिन्होंने 56 का आंसर का जवाब दिया है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को एक और ग्रंथि के नाम से जानते हैं, बताइए उसे, बताइएगा। तो याद रखिएगा विकास हार्मोन्स भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को विकास हार्मोन्स कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं। एक ही है ग्रोथ हार्मोन जिसे विकास हार्मोन्स भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि होता है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित पेप्टाइड हार्मोन्स होता है, वृद्धि हार्मोन्स वही हो गया पीयूष ग्रंथि। ओके, समझ गए? इसमें कोई ज़्यादा जरूरत नहीं था। चलिएगा, कहाँ होता है? मस्तिष्क में होगा, कहाँ होगा, है ना। 57 का आंसर के बाद निम्न में से पौधों का वृद्धारोधी हार्मोन्स कौन सा है? वृद्धि रोधी हार्मोन्स बताइएगा। वृद्धि रोधी, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी लगाया है एब्सिसिक अम्ल, उन्होंने सही जवाब दिया। देखिए दूसरा वाली प्रश्न पूछ दिया एब्सिसिक अम्ल, मैंने ये प्रैक्टिस सेट करवाया, सेट नंबर लगता है 1 में है कि 2 में कि 3 में, याद नहीं है, लेकिन ये पौधे का वृद्धि रोधी हार्मोन्स का पूछा था, सिप्सिक अम्ल सेट प्रैक्टिस में पूछा है, याद रखिएगा। सिप्सिक अम्ल जो है वृद्धि रोधी हार्मोन्स है, जो कि पौधों को वृद्धि को रोकता है, वृद्धि करने से रोकता है, इसलिए इसके कारण होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। 58 का आंसर का जवाब देंगे। 58 का आंसर का जवाब देंगे हाइपरमेट्रोपिया के मामले में सुधार के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? किस लेंस का उपयोग करते हैं ये बताइए। प्रयोग कहिए चाहे उपयोग कहिए, सेम ही होता है। तो आप जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए लगाया उत्तल लेंस, उन्होंने सही जवाब दिया। तो मेट्रोपिया जो है दूर की वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर जब पड़ता है तो निकट की वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना पीछे बनता है। ठीक है, पीछे बनता है, याद रखिएगा, पीछे बनता है, इसी कारण उत्तल लेंस आवश्यक पड़ता है, याद रखिएगा। 59 का आंसर का जवाब देंगे। 59 का आंसर का जवाब देंगे वास्तविक और उल्टी प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन होता है। बताइएगा, अगर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए जो है दर्पण का जो आवर्धन होता है वो क्या होगा? इसका आंसर बताइए, धनात्मक, ऋणात्मक। तो याद रखिएगा जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक बताया उन्होंने सही जवाब दिया। ठीक है, और पीडीएफ के अनुसार फुल डिटेल मिलेंगे। 60 का आंसर का जवाब दे दिया। एक भी अभी मैंने पीडीएफ नहीं डाला है, मतलब आप लोगों का आज सबका जो भी मैं सुबह से पढ़ाया हूँ वो रात तक अपलोड कर दूँगा। धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, बताइएगा। 60 प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए केवल इलेक्ट्रॉनिक के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे। 61 का आंसर का जवाब देंगे टंका, याद रखेंगे। टंका शोल्डर किस अवयवों का मिश्रण है? टंका में बताइए किस अवयव का मिश्रण होता है, मतलब किस धातु का एक तरह से मिश्रण है, मिश्र धातु का, बताइए, पूछ रहा है। 61 का आंसर का जवाब देंगे जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है टीना और लेड, उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखिएगा। टीना जो होता है 67% मिला होता है, याद रखेंगे, और लेड जो है शीशा जो है आपको 33% मिला होता है, याद रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर।
तो टंग का क्या हुआ, मिश्र धातु हुआ, याद रखिएगा। आगे चलेंगे 62 का, निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। अग्र मस्तिष्क, याद रखेंगे, अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। कौन सा अग्र मस्तिष्क, याद रखिए। अग्र मस्तिष्क को फॉरेन ब्रेन कहते हैं, ठीक है। मस्तिष्क के आगे वाले भाग को कहते हैं, जिसमें सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस आदि होते हैं, याद रखिएगा अग्र मस्तिष्क में। तो इसमें बताइए कौन सा हिस्सा नहीं है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका मेडुला नहीं है, सेरिब्रम है, याद रखिए थैलेमस है, हाइपोथैलेमस, तीनों आपका जो है अग्र मस्तिष्क का भाग है, लेकिन मेडुला जो है अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है। तो बताइए मेडुला है क्या, तो मेडुला जो है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, पिछला मस्तिष्क का हिस्सा है। मेडुला भोजन निकालने, उल्टी, हृदय स्पंद और खांसने, छींकने आदि का नियम का ये बताता है मेडुला, याद रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे, 67 का आंसर का जवाब देंगे, 63 का आंसर का जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा अंतःस्रावित ग्रंथ है। मैंने ये प्रैक्टिस सेट करवाया है, अंतःस्रावित ग्रंथि का बात करता है, तो बताइएगा सबसे बड़ा अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सा है। 63 का आंसर का जवाब देंगे। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी थायराइड दिया है, अंतःस्रावित ग्रंथि है। सबसे बड़ा अंतःस्रावित ग्रंथि पूछा जाए तो थायराइड को बताइएगा, क्योंकि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि है, जिससे थॉरक्सिन नामक हार्मोन्स का स्रावस्व होता है। यह हार्मोन्स में वसा, ठीक है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, याद रखिएगा, ये तीनों मिलकर इसके कारण, ठीक है। शहद का प्रमुख घटक क्या है, शहद का जो बताइएगा प्रमुख घटक है, बताइएगा शहद का प्रमुख घटक बताइएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने फ्रक्टोज दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है, ठीक है, फ्रक्टोज, याद रखिएगा। 65 का आंसर का जवाब देंगे, 65 का आंसर का जवाब देंगे। मांसपेशियों के निर्माण और वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए इसमें कौन सा अधिक आवश्यक है, बताइएगा कौन सा अधिक आवश्यक है। वृद्धि और एंटीबॉडी बनाने के लिए इसमें कौन सा अधिक आवश्यक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 110 घुमाया। तो आपको वृद्धि के लिए हम लोग प्रोटीन की खोज करते हैं, एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट और कहीं कहीं वसा को भी आवश्यकता होती है, तो याद रखिएगा। तो सबसे जल्दी एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट, अब वृद्धि और एंटीबॉडी बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए, मांसपेशी बढ़ाने के लिए तो प्रोटीन का उपयोग करते हैं, याद रखेंगे। 66 का आंसर का जवाब देंगे, 66 का आंसर का जवाब देंगे। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। मलेरिया अगर आपको हो गया है या हम लोगों को हो जाता है, सॉरी आप लोग को स्पेशली नहीं मिला, मलेरिया बीमारी होता है, तो मलेरिया रोग के शरीर का कौन सा अंग हम लोग को प्रभावित करता है, हमारे शरीर को बताइएगा। तो आप जानिएगा 66 का आंसर का जवाब दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए पिल्हा। पिल्हा जो है, पिल्हा को ही क्या कहते हैं, स्पिनल कहते हैं, याद रखिएगा, उसमें अंग को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। चलेंगे इसमें आपको 60 जो है आप यहाँ देखिएगा 60 जो है 67 सूची 1 सूची 2 का मिलान करें और इसमें बताना है जीव है और संघ है, ठीक है। इसे चलिए ऊपर की ओर जाते हैं और थोड़े से इसे छोटा करते हैं, ठीक है, तो आसानी से होगा, है ना। तो चलिए इसमें सूची 1 सूची 2 में जीव है, ठीक है, याद रखेंगे, जीव है और एक संघ है, जीव और संघ है। अब इसका आंसर का जवाब देना है, तो याद रखिए तारा मछली जो है कहाँ होगा, बताइएगा तारा मछली, आप बताइएगा। तो तारा मछली ऑप्शन नंबर जो है, तारा मछली कहाँ होगा, तो ऑप्शन यहाँ ए, इसमें होगा संघ एकाइनोड मेटड एकाइनोडर मेटा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ होगा। पायला जो है बताइए कौन से संघ में होगा, पायला जो है किस संघ का है, पायला जो जीव है वो किस संघ का है बताएंगे, तो याद रखिएगा 2 का संघ मोलस्का, याद रखिएगा बी इसका आंसर होगा, ठीक है। नेरिस बताइए, तो ये संघ है एनीलिडा, याद रखिएगा एनीलिडा। और ये बताइएगा प्लेनेरिया जो है किसका संघ है, तो संघ प्लेटी हेलमिनथीस का, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर जिसका ए आया है उन्होंने सही जवाब दिया। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। बहुत ईजी प्रश्न था, बस यही नाम इतना टेढ़ा हो जाता है कभी कभी ना, बोलने में दिक्कत हो जाती है, थोड़े से करना पड़ जाता है, तो टेंशन ना लीजिए, आराम से करेंगे। चलेंगे मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है, शरीर का कितना प्रतिशत होता है ये बताएंगे। तो आप जवाब दीजिएगा कितना प्रतिशत होता है, आपके सामने 68 का आंसर का जवाब दीजिए, 68 का आंसर का जवाब देंगे मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा 7%, कितना 7% होता है, ज़्यादा नहीं होता है, याद रखेंगे। पीएच मान अगर क्षारीय का पूछे तो 7.7 होता है, 7.7। चलिए 69 का आंसर का जवाब देंगे। पत्ती का मुख्य कार्य क्या है बताइएगा, पत्ती का मुख्य कार्य क्या है बताएंगे, पत्ती का मुख्य कार्य क्या है। 69 का आंसर का जवाब देंगे, 69 का आंसर का जवाब देंगे। याद रखिएगा 69 का आंसर का जवाब जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण का होता है, याद रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर।
चलिएगा 17वां प्रश्न का जवाब देंगे। एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, मतलब एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो उपस्थिति का पता लगाया जाता है उसके किसके द्वारा पता लगाते हैं ये बताइएगा। 70 प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है, एक कंपास सुई द्वारा पता करते हैं। बस इतना याद रखेंगे, आगे डिटेल बाद में। चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। 71वां प्रश्न का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किस तंतु के अणुओं में प्रोटीन इकाई होती है, प्रोटीन इकाइयाँ होती है, तो बताइएगा। इसका आंसर का जवाब देंगे जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया रेशम, उन्होंने सही जवाब दिया है। याद देखिए प्रोटीन का इकाई होता है, याद रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर चलेंगे। 72वां प्रश्न का जवाब देंगे। 72वां प्रश्न का जवाब देंगे। 72वां प्रश्न है कि मौसम की रिपोर्ट किस थर्मामीटर का उपयोग करके बनाई जाती है। मौसम की रिपोर्ट किस थर्मामीटर का उपयोग करके बनाई जाती है, इसका आंसर का जवाब देंगे जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी अधिकतम न्यूनतम जो ऑप्शन नंबर सी लगाया उन्होंने सही जवाब दिखाया है, याद रखिएगा। चलेंगे 73वां प्रश्न का जवाब देंगे। 73वां प्रश्न का ध्वनि पे मैंने करवा चुका है, ध्वनि प्रकाश ये सब पे करवा चुका हूँ। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि की प्रबलता जो है किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिए कंपन के आयाम द्वारा। याद रखिएगा ध्वनि में क्या होता है, तरंग अनुदैर्घ्य होता है कि तरंग दैर्घ्य होता है, बताएंगे। मतलब अनुप्रस्थ होता है कि अनुदैर्घ्य होता है। 74वां प्रश्न का जवाब देंगे। 74वां प्रश्न है कोशिका में उपस्थित जेली जैसा पदार्थ कहलाता है। जेली जैसा पदार्थ कहलाता है, क्या कहलाता है। 74 का जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है, साइटोप्लाज्मा कहलाता है, याद रखेंगे। कोशिका में उपस्थित जो जेली जैसा पदार्थ होता है उसे साइटोप्लाज्मा कहते हैं, याद रखेंगे। चलिएगा 75वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है आपका, ठीक है। मैथ का मेरे दोस्त अभी थोड़े से सर बिजी है। एक्स किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है मेरे दोस्त, ये बताइएगा। तो जान लीजिए 75 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, ए और बी दोनों सही है, याद रखेंगे। ए है कि अल्फा किरणों फोटोग्राफी प्लेट को काला कर देता है, याद रखिएगा। बी आंसर बताए, बी है जो कि अल्फा जो है किरणें जो है विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट को जो है क्या करता है, विक्षेपित करता है, याद रखिएगा। ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, अल्फा कहेंगे, गामा कहेंगे, क्या कहेंगे बताइएगा, बताएंगे मेरे दोस्त। आपके सामने 4 ऑप्शन है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। और अच्छा लगे तो नैनिक अकेडमी को सब्सक्राइब और लाइक करते रहेंगे, ठीक है मेरे दोस्त।